अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइनोसाइडल वेव्स। हम लोगों ने EMT2 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 8 है, साइनोसाइडल वेव्स। तो आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि जो ग्रिफ़िथ की बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए हम बुक अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 लिखी हुई है कि जो साइनोसाइडल वन जो हमारे पास जो साइनोसाइडल की एक फॉर्म है उसको हमने इस ये लिखी हुई है। ओके, हम इधर साइनोसाइडल को टर्मिनोलॉजी, कॉम्प्लेक्स नोटेशन और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइनोसाइडल वेव्स के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें साइनोसाइडल के मुतालिक थोड़ा पता होना चाहिए। साइनोसाइडल होता क्या है? साइनोसाइडल वेव, जो साइनोसाइडल वेव होती है इसको हम साइन वेव भी कहते हैं। ओके, तो ये मेरे हमारे पास एक नेचुरल रिप्रेजेंटेशन होता है कि किस तरह फितरत में या नेचर में जो स्टेट्स होती हैं वो अपने आप को चेंज करती हैं। इन सिंपल वर्ड इसकी यही डेफिनेशन है। ओके, या फिर हम ये कह सकते हैं जो साइनोसाइडल वेव होती है या फिर जो साइन वेव होती है ये शो करती है कि जो वेरिएबल्स जो चेंज हो रहे होते हैं नेचर में टाइम के साथ साथ उसकी एम्पलीट्यूड को शो करती है ये साइनोसाइडल वेव। ओके, तो अब जो मेरे पास साइनोसाइडल वेव है ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? ओके, क्योंकि इसमें अगर इसके हम टाइप्स देखें ना तो साइनोसाइडल वेव की दो टाइप्स होती हैं। एक ट्रांसवर्स वेव साइनोसाइडल वेव है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ओके, ये जो हमारे पास वीडियो नंबर 10 होगी इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमें पहले मशहूर डेफिनेशन है कि जो होता है ना ट्रांसफर वेव, वो वेव होती हैं जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट और वेव की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव वो सी होती हैं जिसमें पार्टिकल्स की जो मोशन या फिर डिस्प्लेसमेंट और जो वेव की डायरेक्शन है वो सेम होती है। ये हमें पहले जानते हैं। तो अब जो हमारे पास साइनोसाइडल है इसको हम साइनोसाइडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो शेप है, यानी कि इन सिंपल इसकी शेप की वजह से इसको हम साइनोसाइडल का नाम देते हैं। या फिर जो हमारे पास जब हम साइनोसाइडल में कोई और साइनोसाइडल वेव ऐड करते हैं तो जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो सेम रहती है, फेज सेम रहता है, इसकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है। इस वजह से इसको जो साइनोसाइडल वेव होती है इस वजह से इसको हम साइनोसाइडल वेव का नाम देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ साइनोसाइडल वेव में पाई जाती है, किसी और वेव में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती कि जब हम कोई अनदर कोई साइन वेव इसके अंदर ऐड करते हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी, फेज और मैग्नीट्यूड सेम रहते हैं। इस वजह से इसको हम साइनोसाइडल वेव का नाम देते हैं। खैर, ये तो हमें साइनोसाइडल का तो इंट्रो थोड़ा पता होना चाहिए था। तब ये इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में देखें ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, के क्या है, वेव नंबर है हमारे पास, जी क्या है कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास जो वेव है यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मूव कर रही है, वी क्या है, वेलोसिटी है, और ये हमारे पास पाई इधर है, फेज कांस्टेंट है। ओके, ये लिखा हुआ है। तो अब आर्ग्यूमेंट ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये एम्पलीट्यूड है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना मेरे पास, ये मेरे पास आर्ग्यूमेंट कहलाता है। ओके, और इस किसका, कोसाइन का, ये कॉज का ये आर्ग्यूमेंट है। तो इस आर्ग्यूमेंट को हम कहते हैं फेज, और जो हमारे पास ये होता है इसको हम कहते हैं फेज कांस्टेंट कहते हैं। और जो मेरे पास फेज कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर होती है 2 पाई के अंदर अंदर होती है इसकी वैल्यू। ओके, तो अब ये देखें हमारे पास ये फिगर नंबर 3 पर बताई गई है। ये मेरे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है ये वाला, ये वेलोसिटी है हमारे पास, ये वेवलेंथ है, ये सेंट्रल मैक्सिमम है हमारे पास। अब यहाँ मेंशन है कि अगर हमारे पास जो फेज कांस्टेंट है यानी कि जब हमारे पास ये है, अगर ये 0 हो जाए तो जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम है वो ओरिजिन में से पास करेगा। ओके, तो जो मेरे पास ये देखना है सेंट्रल मैक्सिमम हमारे पास, सॉरी उससे पहले एक बात रह गई है वो ये है, ये देखें, जब हमारे पास z इज इक्वल टू इसकी इक्वल होता है, जब z की वैल्यू इसकी इक्वल होती है तो जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो हमारे पास यहाँ होता है, ये हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा होता है कि ओके, यानी कि जब हम इस z की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो जब हमारे पास ये पूरा जो आर्ग्यूमेंट होता है, ये जो हमारा एंगल होता है ये वाला, ये 0 हो जाता है। तो cos 0 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है वो हमारे पास मैक्सिमम होता है। ये देखिए हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। ये भी सेंट्रल मैक्सिमा है और ये भी सेंट्रल मैक्सिमा है। ओके, ये अपवर्ड साइड पर है, ये नेगेटिव डाउनवर्ड साइड पर है।
ये भी ये वाला। ओके, क्यों? क्योंकि जब हमारे पास जी की वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे तो हमारे पास ये जीरो हो जाएगा, तो cos 0 1 होता है, तो हमारे पास मैक्सिमम आएगी। अब अगर हमारे पास ये जीरो हो जाए, जो हमारे पास फेज कांस्टेंट, अगर हमारे पास ये जीरो हो जाए तो सेंट्रल मैक्सिमा हो वो ओरिजिन में से पास करेगा। ओके, तो अब जो हमारे पास ये है ना रो, इसको हमें नाम है रो का, रो ओवर जो की है, ये रो क्या है, फेज कांस्टेंट, के क्या है, वेव वेक्टर है हमारे पास। ओके, वेव नंबर, यहाँ की जो मेरे पास रो मेरे पास फेज कांस्टेंट, के मेरे पास वेव नंबर है, ये वेव वेक्टर है। जो ये मेरे पास ये डिस्टेंस होता है, डिलीट डिस्टेंस है, यानी कि जो मेरे पास है ना ये एफ जो फंक्शन है, इसके दरमियान और सेंटर मैक्सिमम के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो रो ओवर के होता है ये। ओके, इसका डिस्टेंस होता है, फ़र्क होता है। अच्छा, जो फाइनली की वेव की इज वेव नंबर एंड रिलेटेड टू वेव लेंथ लैम्डा बाय द इक्वेशन, यानी कि ये हम फार्मूला जानते हैं, पहले ऑलरेडी हम फार्मूला को जानते हैं कि वेव लेंथ इज इक्वल टू पाई ओवर की होता है, कि हमारे पास होता है वेव नंबर होता है हमारे पास। ओके, ये हम फार्मूला जानते हैं। तो अब यहाँ देखें, एज टाइम पास, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, द इंटायर वेव ट्रेन प्रोसीड टू द राइट, यानी कि ये देखें ना, जो मेरे पास वेव है, ये वाली वेव है, ये वाली जी जी एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है, ये वाली वेव ऐसी है। ओके, ये जी एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है। ओके, कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास जो होता है साइनोसॉइडल वेव भी, इसको हम साइनोसॉइडल वेव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले कहा ना इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स होती है। तो इसमें भी देखें हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स है, लेकिन इसमें हम इधर सिंपल बात कर रहे हैं, इधर हम जो डिटेल है वो डिस्कस कर रहे हैं। मैं पहले अर्ज किया कि जो इसकी डिटेल होगी वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 10 में। ओके, खैर, जो मेरे पास वेव है वो जी एक्सिस अलोंग मूव कर रही है, और ये ये पल्स है, क्रस्ट है, ये ट्रफ है, क्रस्ट ट्रफ, सिंपल हम इधर यही कहते हैं। अब जो इसके ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूड, उस पर हम नहीं अभी जा रहे हैं। तो एट एनी फिक्स टाइम जी द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स अप एंड डाउन अंडरगोइंग वन साइकिल इज द पीरियड, यानी कि अब यहाँ देखें ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमारे पास पीरियड, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। यहाँ सपोज करेंगे हमारे पास जीरो है, पाई है, 2 पाई है, तो एक हमारे पास साइकिल हो गया है। तो इस साइकिल का जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो हमारे पास ये होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर के वी। के क्या हमारे पास वेव नंबर है, वी क्या हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और जो हमारा टाइम पीरियड है इसके दरमियान इन्वर्स रिलेशन होता है, जो कि हमारे पास ये है। तो अब जो टी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो टी नीचे है तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ हम कट ऑफ कर देंगे, यानी कि कट ऑफ करने का मतलब क्या है, सॉरी कट ऑफ कह दिया, कि जो मेरे पास ये वाला पार्ट है ना, ये वाला इतना सा पार्ट, ये किसकी इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये 2 पाई ओवर के है, तो 2 पाई यहाँ नीचे है, तो बस इसको उल्ट कर देंगे तो पाई नीचे आ जाएगा। अब ये फ्रीक्वेंसी इसकी इक्वल हो चुकी है। ओके, तो फॉर आवर पर्पज अ मोर कन्वीनियंट यूनिट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी सो कॉल्ड बिकॉज इट एनालॉग केस, छोड़ो। अच्छा, ये हमारे पास ये इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि इधर जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी होगी, अगर उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो जाहिर बात है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब जब मेरे पास इधर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी ना, द नंबर ऑफ रेडियंस पर यूनिट टाइम, वो हमारे पास होगी ये वाली एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल 2 पाई। अब जो मेरे पास है अल्लाह भला करे आप लोगों का, कि जो मेरे पास ये है ना, इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली, ये पुट करते हैं हम इधर, ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, ये 2 पाई 2 पे से कैंसिल, तो मेरे पास ये के वी बच जाएगा। ओके, सिर्फ वैल्यू पुट की है कि जो वी की वैल्यू है ये वाली, वो यहाँ पुट करेंगे यहाँ, तो मैं 2 पाई 2 पे से कैंसिल, तो मेरा के वी बच जाएगा। तो अच्छा, इसमें ये पता होना चाहिए कि ये मेरे पास, इसको हम म्यू कहेंगे। ओके, वी के लिए म्यू कर अपने आसानी के लिए, लेकिन जनरली इसको हम म्यू ही कहते हैं। अब जो मेरे पास इक्वेशन 7 है ना, ये इसको हमने लिखा हुआ है ना वी विदाउट यूनिफॉर्म इस सर्कुलर मोशन। अब इसको अगर हम सर्कुलर मोशन की फॉर्म में लिखना चाहिए कि हम इसको अगर ओमेगा की फॉर्म में लिखना चाहें, तो अब जो 7 इक्वेशन है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि अब हम अल्हम्दुलिल्लाह एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इक्वेशन नंबर 7 को इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो इक्वेशन किसकी है, वेव की, वो वेव जो कि लेफ्ट से राइट जाने मूव कर रही है। अगर यही यही वेव राइट से लेफ्ट जाने मूव करे, तो उस केस में हमारे पास यही इक्वेशन है, लेकिन जो मेरे पास होगा, हम
साइन चेंज हो जाएंगे बस। इधर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव तो इधर मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा, बस यही ना क्या नाम चेंजिंग आएगी। हाँ, अगर अपनी आसानी के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें से हम कॉमन निकाल लें, चलिए रहने दें, बस सिंपल वर्ड्स में हम यही समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, साइन चेंज होगा। अब जो हमारे पास ये हमारे पास शुड राइट, अब t इज इक्वल टू 0 बिकॉज अब फिगर नंबर 4 देखें। फिगर में यही बताया गया है कि जब हमारे टाइम 0 होता है उस केस में हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा इस जानिब होता है। ओके, यानी कि अब क्या राइट साइड पर इस सेंट्रल मैक्सिमा आ चुका है। ओके, डन हो गया। तो अब हम जो चूंकि हमारे पास ये देखें कोसाइन है, साइन के से ये हमारे पास इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन होने का मतलब अच्छा पहले ये बात देखें कि जो हमारे पास ये फिगर 3 थी, इसमें जो हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, यानी कि जो वेव की डायरेक्शन थी वो हमारे पास इस जानिब थी, लेफ्ट से राइट जानिब, इस तरह ये शो हो रही है। अब इसमें क्या है, राइट से लेफ्ट जानिब है। तो उस केस में जो हमारे पास इक्वेशन है ये, यानी कि जो 13 इक्वेशन है जो कि राइट से लेफ्ट जाने पर, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको हम मज़ीद मॉडिफाई करके या मैनिपुलेट करके इस तरह लिख सकते हैं। ओके, ये जो इक्वेशन नंबर 12 है ये लेफ्ट से राइट जाने की इक्वेशन है, ये राइट से लेफ्ट जाने, लेकिन अब इस इक्वेशन को अब हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। ओके, यानी कि मैनिपुलेट कर सकते या मॉडिफाई करके, क्योंकि जो हमारे पास जो कॉज है ना, कॉज ये हमारे पास इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या है कि ये देखें, अगर हमारे पास कॉज है तो कॉज के अंदर -5 है ना, तो इसको हम कॉज +5 लिख सकते हैं। अगर कॉज है तो -3 है तो इसको हम कॉज +3 लिख सकते हैं, क्योंकि अपने अंदर जो नेगेटिव है इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो इसलिए जो इसमें से अगर हम कॉमन निकालते हैं, पूरी टर्म में से नेगेटिव कॉमन निकाल लें तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो नेगेटिव होगा बाहर निकलेगा तो कॉज नेगेटिव को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए कॉज पॉजिटिव का पॉजिटिव ही इधर रहेगा। ओके, अब जो मेरे पास 14 इक्वेशन है और 12 इक्वेशन, इन दोनों को आपस में मिलाएं तो हमें ये सिर्फ ये महसूस होता है कि जो इनकी जो ये एक वेव है जो लेफ्ट से राइट जाने मूव कर रही है, और जो ये वेव है राइट से लेफ्ट जाने मूव कर रही है, इन दोनों वेव की जो एम्पलीट्यूड है, फेज कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है, ये चारों चीज़ें कांस्टेंट है, सेम है। बस एक चीज़ का फ़र्क है, वो है डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन इस जानिब है और इसकी डायरेक्शन इस जानिब है, राइट से लेफ्ट जानिब, बस यही फ़र्क है। तो अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। तो सेकंड पॉइंट में आ जाता है कॉम्प्लेक्स नोटेशन। कॉम्प्लेक्स नोटेशन में हम आइलर फार्मूला को यूज़ करते हैं। आइलर फार्मूला हमारे पास ये है, कॉज वाला कंपोनेंट हम जानते हैं रियल होता है, साइन वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 है, उस यानी कि जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन नंबर 12 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। ओके, यानी कि जो हमारे पास कॉज इक्वेशन नंबर 12 में कॉज वाला कंपोनेंट है, तो अगर हम आइलर की फॉर्म की मदद से अगर सिर्फ हम रियल पार्ट लिखें तो इक्वेशन नंबर 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें हम सिर्फ रियल पार्ट लिखा है, और अगर हम इमेजिनरी पार्ट लिखना चाहते हैं तो वो हमारे पास इस तरह होगा, ये रियल पार्ट है फंक्शन का, ये इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो कॉज रियल को शो करता है, साइन किसको शो करता है, इमेजिनरी पार्ट को। तो अब इसमें हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ये वाला है ना, ये ई के ऊपर जो छोटा सा डंडी से पड़ी हुई है, डेल कहते हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, टीडा कहते हैं, आई थिंक, पता नहीं क्या नाम है इसका। तो अब ये इसके इक्वल है, किसके इक्वल है, इस चीज़ इसके इक्वल है। अगर मैं वैल्यू इसकी जो मेरे पास ये टीडा की है, ये वैल्यू अगर ये पूरी तरह मैं यहाँ पुट कर दूँ तो इसे मल्टीपल कर दूँ तो हमारे पास यही इक्वेशन बन जाएगी जो कि ऊपर वाली है, यानी कि ये इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली। ओके, अगर मैं वैल्यू ये वाली इधर लिख दूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जी जो आंसर होगा वो सेम टू सेम इस तरह का होगा। तो लिहाजा जो मैं जो ये जो पूरी टर्म है इसकी कुल आ जाएगी ना, तो ये वैल्यू मैं उठा कर इधर लिख सकता हूँ जिस तरह हमारे पास ये लिखा हुआ है। ये भी सेम टू सेम है, ये भी सेम का सेम है, लेकिन चूंकि अब जो इसकी वैल्यू है इसकी कुल है, जब इसको मैं इधर करूँगा तो मल्टीप्लाई करूँगा, ये बिल्कुल सेम ऐसा हो जाएगा। ओके, इसकी कुल हो जाएगा, ये चूँकि इसके कुल है तो मैं इसको यहाँ पुट कर दूँगा, ये इसकी कुल हो जाएगा। ओके,
तो अब अगर मैं जो मेरे पास ये है 18 इक्वेशन है, अगर इसमें से मैं सिर्फ जो अगर मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ओनली रियल पार्ट ले लूँ इसमें से, किसका, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल अगर हम पार्ट ले लूँ, तो जो इसका मतलब क्या है कि मैं जो वेव फंक्शन है, साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन है, वो मैंने चूज़ कर ली हुई है। अब सवाल उठता है कि जो कॉम्प्लेक्स नोटेशन में यानी कि इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखने का फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि इसको मैनिपुलेट करना, इसको सॉल्व करना, इसकी डेरिवेटिव लेना, इसकी वैल्यू में पुट करना किसी इक्वेशन में या निकालना, ये इजी होता है बेनिस्बत साइन और कॉज के। तो साइन कॉज में ये ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम जो है तो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको ले आते हैं। तो यानी कि आले फार्मूला की मदद से रियल इमेजरी में लिख लेते हैं, तो इससे हमें इजी आसानी होती है। अब थर्ड जो पार्ट है वो हमारे पास है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइनसॉइडल वेव्स। अब जो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 12 है, इसकी हमें क्या बता रही है कि जितने भी साइनसॉइडल वेव हैं, साइनसॉइडल नंबर वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3, वेव नंबर 4, इन तमाम को कंबाइन करना भी साइनसॉइडल वेव की खुसूसियत है, प्रॉपर्टी है। ओके, तो साइनोसाइडल ही जो एक ऐसी वेव है कि अगर इसके अंदर ही, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, जो स्टार्टिंग में बताया था एक्चुअली वो थर्ड पार्टी जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, कि अगर हम साइनोसाइडल वेव के अंदर एक और वेव ऐड कर दें तो इसमें कोई भी इसके चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसी वजह से इसको हम साइनोसाइडल वेव का नाम देते हैं। और इस और कुछ प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसको हम साइनोसाइडल का नाम देते हैं, और इन सिंपल हम इसको हम साइन वेव का भी नाम देते हैं। ओके, तो अब जो मेरे पास है ना ये वाला जो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी का, इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास है ये वाला पार्ट, ये वाला जो वाला मेरे पास ये वाला पार्ट है, अगर इसको मैं के वन लिखूँ तो ये एक पार्ट बन जाएगा, प्लस के टू लिखूँ तो सेकंड पार्ट बन जाएगा, प्लस के थ्री प्लस के फोर प्लस के फाइव प्लस के सिक्स। तो अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन को इतना लंबा लिखने के बजाय इसको हम सिंपल इस शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि एक लेफ्ट से राइट जाने कि एक नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान हमारे पास जो इतनी लंबी कॉम्बिनेशन होती है उसको हम जो है ना इंटीग्रल के फॉर्म में इस तरह लिख लेते हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।